अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने बनाए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से सबसे पहले जो थ्योरी पेश की है या मॉडल पेश किया है वो है डाल्टन। उन्होंने 1808 में एटम्स के हवाले से एक थ्योरी पेश की है जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक या इस मॉडल के मुताबिक जितनी भी मैटर्स है वो एटम से मिलकर बने हैं और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो कंसीडर करते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो इनडिविजिबल है, वो इतना स्मॉल पार्टिकल है कि उसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है सेम साइज एंड मास। अगर एक एलिमेंट है जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या हम कहते हैं कि रेडियम है या थोरियम में, कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो साइज में और मास में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके अलावा कहते हैं कि एटम को हम न क्रिएट कर सकते हैं न उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में वो कहते हैं। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन एक फिजिस्ट है, उन्होंने कैथोड रेस को स्टडी करते हुए इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को उन्होंने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है। वो जब कैथोड रेस पे काम कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था, तो उस दौरान उनको मालूम हुआ कि कैथोड रेस जो है ये पार्टिकल्स है और ये नेगेटिवली चार्ज है, जिनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो वो ये भी जानते थे कि एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस सेम ही होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक मॉडल पेश किया है। उसके मुताबिक एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक ए फ्रूट पीसेस इन केक। उस मॉडल के मुताबिक एटम जो है ये पॉजिटिव मटेरियल का एक स्फीयर है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव मटेरियल का एक स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह एडजस्ट किए गए हैं जिस तरह हम केक में फ्रूट की पीसेस लगाते हैं। अगर हम केक को कंसीडर करें तो केक की मिसाल इस पॉजिटिव स्फीयर की है और उस केक में जो फ्रूट की पीसेस होती है उसकी मिसाल इलेक्ट्रॉन की होती है। ये जे थॉमसन ने उसकी स्ट्रक्चर बताई और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, यानी कि एटम में कोई एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस नहीं है, बिल्कुल या तो पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है और इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ये जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया। लेकिन रदरफोर्ड ने 1911 में जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की वैलिडिटी के लिए उसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड का फाइल लिया और एक सोर्स ऑफ हीलियम लिया और सोर्स ऑफ हीलियम को हम इन अदर वर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने गोल्ड के फाइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया है। जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड के फाइल से पास हुए तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफरेंट एंगल्स के थ्रू डिफ्लेक्ट होते हैं और ये एंगल जो है अंटिल 90 डिग्री है, यानी 0 डिग्री से लेकर अंटिल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होते हैं। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो 180 डिग्री पे वापस आते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि चूंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड के फाइल में से पास होती है, इट मीन्स कि जो एटम है उसका ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है। जे थॉमसन ने कहा कि इसमें कोई स्पेस नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से यह जाहिर हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एम्प्टी है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। डिफ्लेक्शन जो होती है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होती है। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो एटम के सेंटर से वापस आते हैं
वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यानी उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एटम के सेंटर पे एक पार्ट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे जो भी पार्टिकल है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होती है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला एटम का मोस्टली हिस्सा एम्प्टी होता है और इसका सेंट्रल पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया बोहर, उन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेशल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उस वक्त एनर्जी मीट करता है जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है और फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आता है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करता है। बोहर ने चूंकि एटम के हवाले से 4 पोस्टुलेट बनाए हैं जिसको हम बोहर पोस्टुलेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था समरफील्ड। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और न्यूक्लियस जो है इट इज वन ऑफ द फोकाई अकॉर्डिंग टू समरफील्ड। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के हवाले से मॉडल्स बनाए। एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से मेट्रिक लेवल पे एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के हवाले से जनरल डिस्कशन की गई है कि तमाम मैटर्स जो है, जितनी भी मैटर्स है, ये एटम से मिलकर बने हैं। और एटम के मेन 2 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल मैसिव एंड डेंस पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेंट्रल पार्ट जो है उसका मास ज्यादा है और डेंस भी है, और दूसरा पार्ट है आउटर लाइटर पार्ट, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करते हैं। न्यूक्लियस की शेप जो है वो स्फेरिकल है और उसका डायमीटर जो है वो 10⁻⁻14 मीटर है, और डायमीटर ऑफ एटम जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, जिससे ये जाहिर होता है कि डायमीटर ऑफ एटम जो है वो 1000 टाइम्स ग्रेटर है देन द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम सम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। एक ये कि इसके 2 पार्ट्स है, एक सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा जो है ऑर्बिट साइड जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। और न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल है, उसकी साइज 10⁻⁻14 मीटर है, और डायमीटर ऑफ द एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है, जो कि 1000 टाइम्स ग्रेटर है देन द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इक्वल है 1.6 into 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 into 10⁻19 कूलम है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी नेट चार्ज उस पे कोई नहीं है। तो इसी वजह से न्यूक्लियस को हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि इक्वल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो भी इक्वल है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी एटम हो उस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि ये एटम न्यूट्रल है। इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है द मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो मास है वो 1.67 into 10⁻31 kg है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस में इक्वल होते हैं। कोई भी एटम हो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को कंबाइन करके उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसके अलावा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब है कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये तकरीबन 1836 टाइम्स ग्रेटर है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसी वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में मास ऑफ एटम को हम इक्वल लेते हैं
द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियन। मतलब यह है कि एटम की मास जो है वो हम इक्वल लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो मास है उसके बराबर हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। मुख्तलिफ एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होता है थोरियम के मुकाबले में। और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z प्लस एन से, जिसको हम कहते हैं मास नंबर। और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू ए। मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ द न्यूक्लियस जो कि इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z प्लस एन के, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज इक्वल टू ए। Z चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि रिप्रेजेंट करते हैं Z, और Z जो है इट इज एटॉमिक नंबर। मैथमेटिकली अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको मैं X से रिप्रेजेंट करता हूँ, कोई भी एलिमेंट है, लेट सपोज यूरेनियम है, उसको मैं X से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका जो एटॉमिक मास है यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी एलिमेंट की। अगर ये यूरेनियम है तो हम लिखते हैं कि यूरेनियम का एटॉमिक मास जो है वो 235, और एटॉमिक नंबर यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 92 है। Z को हम 92 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक मास है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक मास A जो है ये इक्वल है 4 के, और Z जो है ये इक्वल है 2 के। तो इस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक मास जो है 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पर चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो Z 0 है। तो देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जिसको हम सिंबॉलिकली इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। थैंक यू।